इस वीडियो में हम देखेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। इसमें इंटरफेरेंस को कराने के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले की क्लासेस में बताया आपको कि जो इंटरफेरेंस है यहाँ पे वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से है। तो यानी जो कोहेरेंट वेव्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कोहेरेंट वेव्स किसकी वजह से प्रोड्यूस कर रहे हैं? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें ऐसा मेथड यूज करना है जिसमें डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो। तो इसके लिए जैसे हमने न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, वहां पे थिन फिल्म का प्रोडक्शन हमने किया था और थिन फिल्म से हमने डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किया था। तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड दूसरे और किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी एक सिंगल वेव को दो पार्ट में हम कैसे डिवाइड करेंगे डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की हेल्प से। तो जैसा कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक प्लेट है जिसको हमने G1 बोला है। ये एक सिंपल ग्लास प्लेट है जिसको हाफ सिल्वर्ड किया गया। हाफ सिल्वर्ड का मतलब यह है जैसे हमारा जो मिरर होता है वो कंप्लीटली सिल्वर्ड होता है। तो कंप्लीटली सिल्वर होने की वजह से क्या होता है, उसमें से जितनी वेव उससे जाके टकराती है वो वापस पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इसको हमने क्या कर रखा है, हाफ सिल्वर्ड कर रखा है। तो हाफ सिल्वर होने की वजह से क्या होगा, इससे जितनी भी वेव टकराएगी उसका कुछ पार्ट तो कहाँ चले जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और कुछ पार्ट यहां से क्या होगा, इस सरफेस से जो सिल्वर्ड सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट क्या हो रहा है, हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पे ये हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट की बैकबोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्लेट है यही क्या कर रही है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कर रही है। एक सिंगल वेव को दो पार्ट में डिवाइड करके डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कर रही है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, सोर्स है, सिंगल सोर्स है। उस लेंस से हम क्या कर रहे हैं, उसको पैरेलल वेव में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो स्फेरिकल वेव है उसको पैरेलल वेव में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो पैरेलल वेव जाके कहाँ इंसिडेंट हो रही है, जो हमारी हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है वहां पे इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पे इसका कुछ पार्ट तो कहां जा रहा है, M2 मिरर, जो हमने क्या बोला है, मूवेबल मिरर है। ये मिरर ऊपर नीचे यानी आगे पीछे ऐसे मूव हो सकता है। इसको हमने क्या बोला है, मूवेबल मिरर। इसका नाम रखा है हमने M2। और यहाँ पे टेलीस्कोप है जो हमें इंटरफेरेंस जब होगा तो वो देखने में हेल्प करेगा। मिरर M1 जो है वो फिक्स है, उसका डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एंगल हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, पर ये जो मिरर M1 है इसकी पोजीशन क्या है वो फिक्स रहेगी। अब आप देखो यहां से कि जो वेव निकल रही है, मान लीजिए ये वाली वेव है इंसिडेंट वेव, इसको हम बोल देते हैं I। तो इंसिडेंट वेव क्या है हमारी, I। इंसिडेंट वेव जाके कहां इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट वेव हमारी जाके इंसिडेंट होती है G1 हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पे जाके इंसिडेंट होती है। अब हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट पे क्या होता है कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होके कहां चले जाता है, मिरर M2 पे चले जाता है, इसको हम R2 बोल देते हैं। और कुछ पार्ट यहां से ट्रांसमिट होके कहां चले जाता है, मिरर M1 पे चले जाता है, इसको हम R1 बोल देते हैं। अब R1 और R2 ट्रेवल करती है डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके, इस पॉइंट को अगर अपन O बोल दें तो O पॉइंट से जो R2 है वो ट्रेवल करती है O से लेके M2 तक, और ये जो वेव है ये ट्रेवल करती है R1 O से लेके M1 तक। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस ये दोनों क्या है, मान लीजिए ये भी x है और ये भी x है। तो दोनों क्या कर रही है, बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ज्योमेट्रिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बराबर कर रही है। और यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी R1 और वापस कहां आएगी, O पॉइंट पे आएगी, और R2 भी वापस यहां से टकरा के कहां आएगी, O पॉइंट पे आएगी। तो आप देखो दोनों ने 2x इसने भी ट्रेवल किया, 2x इसने भी ट्रेवल किया, पर जब हम R2 को देखते हैं तो R2
R2 जो है वो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है मीडियम के अंदर, इस ग्लास प्लेट के अंदर। कैसे? ये पहले यहां से आई, इंसिडेंट हुई, मीडियम के अंदर गई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस गई। तो यहां पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि ये मीडियम में कर रही है, ये एयर में कर रही है, ये एयर में कर रही है, राइट। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, अभी इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अब वापस अपन पहले वाली बात अपनी करते हैं कि ये इंसिडेंट हुई, ओ से यहां पे गई और ये ओ से यहां पे गई, और यहां से वापस रिफ्लेक्ट होके कहां पे आई? ओ पे आई। ये भी रिफ्लेक्ट होके कहां आई? यहां पे आई। और इसके बाद ये कहां जाएगी? अपने जो टेलीस्कोप है उसकी तरफ जाएगी। तो दोनों वेव क्या हुई? सिंगल इंसिडेंट वेव से कन्वर्ट हुई दो वेव, यानी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हुआ, वापस आई और यहां पे कहां गई? टी पे गई। तो ये दोनों वेव जो है इनकी फ्रीक्वेंसी तो क्या है? इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम। क्यों? क्योंकि सिंगल वेव से बनी हुई वेव है ये दोनों, तो इसलिए ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम ही रहेगी। एम्पलीट्यूड की अपन अभी बात करेंगे, और दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो फेज डिफरेंस भी इनका क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस जो इनका है वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो ये दो चीजें तो मीट हो रही है हमारी कोहेरेंट वेव्स होने के लिए, पर इनका जो दोनों का एम्पलीट्यूड है वो यहां पे थोड़ा डिफर करेगा। डिफर इसलिए करेगा क्योंकि जो R2 है वो ज्यादा मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी कंपेयर टू R1। तो इसकी R2 की एनर्जी ज्यादा लॉस होने की वजह से जो इसका R2 है उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? ज्यादा कम हो जाएगा कंपेयर टू R1। तो ये इसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या है? इसका सेम नहीं है अभी। तो एम्पलीट्यूड जब इसका सेम नहीं है तो हमें क्या करना है? इसका एम्पलीट्यूड सेम करना है। तो हमारे पास एक हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट थी जिसकी वजह से, जिसमें ट्रेवल करने की वजह से R2 का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया। दो बार वो यहां से यहां गई और वापस आई, तब भी एक बार ट्रेवल करी, तो 3 बार टोटल उसने ट्रेवल करा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए एक कॉम्पनसेटरी प्लेट हम यहां पे क्या कर देते हैं? इंट्रोड्यूस कर देते हैं मीडियम के अंदर, केवल R1 जिसमें से निकले। इसको हम नाम दे देते हैं G2। G2 जो सेम मीडियम, जो मटेरियल G1 का है एज इट इज मटेरियल इसका लेते हैं, और जो इसकी थिकनेस है वो की वही थिकनेस हम इसकी लेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा? अब R1 भी क्या करेगी? R1 एक बार तो यहां से जब गई, जब इसमें ट्रेवल करा, फिर यहां पे एक बार और ट्रेवल करा और वापस आएगी तो एक बार और ट्रेवल करेगी, तो ये भी 3 बार ट्रेवल कर लेगी, जिसकी वजह से यहां पे G2 की वजह से, बिकॉज ऑफ G2 जो R1 है और R2 है उनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया? R1 एंड R2 एम्पलीट्यूड सेम हो जाएगा। तो R1 और R2 का एम्पलीट्यूड यहां पे क्या हो गया? सेम हो गया। किसकी वजह से? ये कॉम्पनसेटरी ग्लास प्लेट की वजह से। इस G2 का हमने क्या नाम रखा है? G2 का नाम है कॉम्पनसेटरी ग्लास प्लेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में ये दो ग्लास प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट जो क्या करती है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करती है, और G2 कॉम्पनसेटरी ग्लास प्लेट जो क्या करती है? इस मीडियम में ट्रेवलिंग जो है R1 और R2 की वो इक्वेट करती है, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? सेम। तो कोहेरेंट वेव्स बनाने के लिए यहां पे एक तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ी, और दूसरा मीडियम में ट्रेवल करने के लिए पाथ सेव करके एम्पलीट्यूड सेव करने की जरूरत पड़ी, जो हमने किससे किया? G2 यानी कॉम्पनसेटरी ग्लास प्लेट से किया। तो ये दोनों होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा? जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, हमें दिखेगा ही नहीं। अब जो मूवेबल मिरर है वो
पाथ को सेट करने के लिए यूज होता है, R1 और R2 के बीच का जो पाथ डिफरेंस है उसको सेट करने के लिए यूज होता है। तो कभी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, जैसे इसका सेपरेशन बढ़ाएंगे अपन तो कभी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा, कभी डिस्ट्रक्टिव। सेंटर में कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की वजह से जो G1 पे हो रहा है और कॉम्पनसेटरी ग्लास प्लेट की हेल्प से हमने दो वेव R1 और R2 बनाई, जो दोनों वेव क्या है, आपस में कोहेरेंट है। और कोहेरेंट होने की वजह से टेलीस्कोप की तरफ जब वो ट्रेवल करेगी तो वो आपस में इंटरफेयर होके हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देगी। तो अब हम इसको गौर से देखें, इस अरेंजमेंट को, तो हम देखेंगे कि R1 जो है, R1 जब टेलीस्कोप पे जाएगी तो हमें कैसे दिखेगी, ऊपर से नीचे आती हुई दिखेगी। तो ऊपर से नीचे आती हुई जब ये दिख रही है तो टेलीस्कोप से हम देखेंगे तो मिरर M1 जो है वो M1 हमें यहां दिखने की बजाय कहां दिखेगा, मिरर M1 हमें यहां पे कहीं दिखेगा। ऊपर भी दिख सकता है और नीचे भी दिख सकता है। तो मिरर M1, इसको हम बोल देते हैं मिरर M1 प्राइम, यानी उसकी इमेज, मिरर M1 की इमेज। तो हमें जो इमेज है मिरर M1 की वो M2 के साथ में दिखेगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये आप अरेंजमेंट अगर गौर से देखोगे तो ये तो मिरर M1 की इमेज होगी, ये मिरर M2 हो गया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। और जो हमें R1 है वो मिरर M1 प्राइम यानी उसकी इमेज की तरफ से आती हुई नजर आएगी। R1 तो हमें कहां से नजर आएगी, M1 से आती हुई नजर आएगी। और जो मिरर M2 है वहां से हमें क्या नजर आएगी, रे, हमारी जो वेव है R2 वहां से ट्रेवल होते हुए नजर आएगी। तो इस अरेंजमेंट को अगर हम गौर से देखेंगे तो आप ये देखोगे कि जो मिरर M2 और M1 प्राइम जो इमेज है उसकी, ये दोनों इस तरह से फील होगी कि ये थिन फिल्म की सरफेस S1 है और S2 है। तो थिन फिल्म की दो सरफेसेस से दो रिफ्लेक्टेड वेव्स आ रही हैं जो आपस में कोहेरेंट हैं और दोनों इंटरफेयर हो रही हैं। तो हमें क्या दे रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न दे रही है। अब हमें यह पता है कि जो थिन फिल्म होती है उसमें जो रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच में जो इंटरफेरेंस होता है उसकी वजह से जो पाथ डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, यानी R1 और R2 के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2 mu t cos r माइनस लैम्डा बाय 2। राइट, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। पाथ डिफरेंस हमें क्यों निकालना होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पाथ डिफरेंस की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। तो जैसा कि हमें ये ऑलरेडी पता है कि थिन फिल्म में पाथ डिफरेंस ये होता है, और हमें ये भी पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है n लैम्डा। और जब इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे और तो 2 mu t cos r माइनस लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू n लैम्डा आ जाएगा। और ये जब उस तरफ जाएगा माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और हमारा जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2 mu t cos r माइनस लैम्डा बाय 2 उस तरफ गया और यहां पे हो गया ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 3 और ये है हमारी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसी तरह से जब आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, जो डेल है यानी पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है ये होता है 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। और जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 mu t cos r इज इक्वल्स टू n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल n और लैम्डा। तो n लैम्डा हमारे पास बचा और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन फॉर माइकलसन इंटरफेरोमीटर आ गई हमारे पास। और अगर हम एयर में इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1
तो यहाँ पे हो जाएगा 2t cos r इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ पे हो जाएगा 2t cos r इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो जैसे जैसे थिकनेस यानी जो सेपरेशन है बिटवीन ये t जो है, ये t क्या है, m1 प्राइम और m2 के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे t। आपको कई जगह पे ये d भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये एक्चुअली क्या है, m1 प्राइम और m2 के बीच का सेपरेशन। तो ये सेपरेशन जितना चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंस्ट्रक्टिव सेंटर में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। इंटरफेरेंस पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर की अपन बात करते हैं। तो मान लेते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, तो इसमें एक मूवेबल मिरर होता है जैसा कि हमें पता है, जिसको अपन M2 बोलते हैं, और एक M1 प्राइम M1 मिरर होता है और उसकी इमेज बनती है M1 प्राइम। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है या थिकनेस अपन बोल रहे हैं, तो वो कितना है, d या मान लेते हैं अपन d है। वैसे नॉर्मली अपन ने इसको t लिया था तो d भी ले सकते हैं। तो 2d cos थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा होता है जब हम डार्क फ्रिंज की जब बात होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे हम मिरर M2 जो मूवेबल मिरर है इसको मूव करते हैं, तो जो हमारा टेलीस्कोप होता है जिससे हम देखते हैं, तो उसके फील्ड ऑफ व्यू में क्या होता है, जो फ्रिंजेस हैं वो 200 फ्रिंजेस पार हो जाती है जब मिरर कितना डिस्प्लेस होता है 0.05896 मिलीमीटर जब मिरर मूव होता है। तो इस कंडीशन में कितनी फ्रिंजेस पार हो जाती है, उसमें से क्रॉस हो जाती है, वो हो जाती है 200 फ्रिंजेस क्रॉस हो जाती है। और फिर ये पूछा है कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये आप निकालें। तो लाइट की वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या करें, क्योंकि अगर नॉर्मली इंसिडेंस है तो cos थीटा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और cos थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 2d इज इक्वल टू n लैम्डा। और जब मिरर को हम मूव करते हैं, मान लीजिए हमने मिरर को x डिस्टेंस मूव कर लिया, तो ये जो सेपरेशन है वो x से बढ़ जाएगा, तो d प्लस x हो गया। और उसमें मान लेते हैं कैपिटल N फ्रिंजेस क्या हो गई, मूव हो गई, कैपिटल N फ्रिंजेस मूव हो गई। अब इसमें से अगर इस इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, 2d कैंसिल, कैंसिल, यहां से बचेगा क्या, सिर्फ 2x। तो 2x बचा, और इसमें से जब इसको सेपरेट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कैपिटल N लैम्डा। तो यहां से जो लैम्डा है हमारा वो हो जाएगा 2x अपॉन कैपिटल N। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, 2x अपॉन कैपिटल N। N क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, यहाँ पे कितनी दी हुई है, 200, तो N इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 200, और x कितना है, जितना ये मूव हुआ मिरर, तो यहाँ पे जो मिरर मूव हुआ वो कितना है, x इज इक्वल्स टू 0.05896 मिलीमीटर है। इसको मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 0.05896 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 200, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे 100 है, ऊपर गया तो दो जीरो बढ़ गए वहां पे, तो -5 हो जाएगा, 0.05896 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। अब यहाँ पे अगर अपन इसको और शिफ्ट करें, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेसेस इधर शिफ्ट करते हैं अगर अपन इसको, तो 5896 इंटू 5 शिफ्ट के 5 पावर और इसमें माइनस हो जाएगी, तो -10 मीटर। और ये किसके बराबर होता है हमारा, 5896 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी आ गई हमारी, वेवलेंथ ऑफ लाइट आ गई 5896 एंगस्ट्रॉम। 10⁻⁻10 मीटर कितना होता है, एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया।